दोस्तों, हाल ही में मैंने कन्नी नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मायून शिवाजी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7 आउट ऑफ 10। ये कहानी है सेम्बी नाम की एक लड़की की जो कि बहुत ही घने जंगलों के पहाड़े में रहती है। सेम्बी और उसके परिवार के पास ऐसी बीमारियों का इलाज है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। मतलब कि उसकी टोकरी में ऐसी दवाइयां है जिससे कि लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन अचानक से सेम्बी अपनी जान बचाकर पहाड़ी इलाके में छुपकर क्यों रह रही है, उसके परिवार के लोगों को किसने और क्यों मारा, यही देखेंगे हम आज की मिस्टीरियस कहानी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी पहाड़ी इलाके से, जहाँ पर हम सेम्बी नाम की एक महिला को देखते हैं। उसके साथ एक छोटी बच्ची और उसकी बेटी रंगी मौजूद थी। ये लोग जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो बहुत ही अजीब लग रहा था। वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो सेम्बी बताती है कि हम गुलेली जा रहे हैं मेरे सेंट्रल दादाजी से मिलने। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अच्छा, वो मेरा भी बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या तुम लोगों को डर नहीं लग रहा? इस जंगल के रास्ते में बहुत ही खतरनाक जानवर है। और इतने में उस आदमी को उनकी तरफ आने वाले हाथियों के बारे में एहसास होता है, इसलिए वो तुरंत ही चिल्लाने लगता है, तुम लोग यहाँ पर छुप जाओ, देखो हाथी आने की आवाज आ रही है। और सच में वहाँ पर हाथियों की आवाज आने लगती है, इसलिए सेम्बी और वो सब घबरा जाते हैं। पास ही में एक गुफा होती है, ये लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा आदमी आगे जाकर उस हाथी को दूसरे रास्ते से मोड़ देता है और फिर इन लोगों के पास आकर कहता है कि चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ, मैं तुम लोगों को सही सलामत पहाड़ के उस पार पहुंचा दूंगा। और अब वो भी उस बूढ़े आदमी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तब तक बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। अब बहुत देर चलने के बाद सिम्बी और वो दोनों लड़कियां एक गाँव में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ घर तो दिखते हैं, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर वो बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो चुका था। मतलब कि अब वो उनके साथ नहीं था। गांव के अंदर आने के बाद उन लोगों को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो लोग एक घर के बाहर जाकर सो जाते हैं। उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि गांव की एक महिला आती है और उन लोगों को उठाने लगती है। पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम लोग यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो। सेम्बी बताती है कि हम यहाँ पर अपने दादाजी सेंट्रल जी से मिलने के लिए आए हैं। मैंने कल रात उनके घर पर ताला देखा, इसलिए मैं यहीं पर सो गई। वो महिला बताती है कि कल रात वो कहीं बाहर गए थे, चलो मैं तुम्हें उनके घर पर लेकर चलती हूँ। अब वो महिला उन लोगों को दादाजी के घर पर लेकर आती है और दादाजी यहाँ पर अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो यहाँ पर बकरियों को जहाँ पर रखा जाता है उस जगह पर आए हुए थे और यहाँ से ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। तब तक यहाँ गांव के अंदर रहने वाले लोगों को भी पता चल जाता है कि दादाजी के घर पर सिम्बी आई है, इसलिए कुछ महिलाएं सिम्बी को देखने के लिए उनके घर पर आती है। अब एक महिला कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो और लंबी भी, तुम्हें किसी की नजर न लगे। दूसरी महिला कहती है कि इस गांव में तो ज्यादा कोई नहीं आता और यहाँ पर रहने वाले लोग भी गांव छोड़कर चले गए हैं। तीसरी महिला कहती है कि तुम लोग इतनी रात गए इस पहाड़ी इलाके को पार करके इस गांव में कैसे पहुंचे, क्या तुम लोगों को जानवरों का डर नहीं लगा? तो सेम्बी कहती है कि हम लोग अकेले थोड़ी आए थे, हमारे साथ एक आदमी भी था जो अपना नाम सीमा जी बता रहा था। अब ये बात सुनते ही वो सभी महिलाएं शॉक हो जाती है और उनमें से एक बूढ़ी दादी रोने लगती है। सेम्बी पूछती है कि अचानक इन्हें क्या हो गया, ये रो क्यों रही है। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो आया था, जो तुम बता रही हो, वो तो बहुत साल पहले ही गुजर चुका है। अब ये बात सुनकर सेम्बी तो डर जाती है। दादाजी बताते हैं कि कुछ साल पहले उस आदमी की शादी तय हुई थी, लेकिन अचानक ही वो आदमी कहीं पर गायब हो गया। उसे बहुत ज्यादा ढूंढने पर उसकी सिर्फ लाश मिली। अब वो तो चला गया, लेकिन बस उसकी यादें बाकी है। देखो उसकी माँ को उसकी बात आते ही कैसे दुखी होकर रो रही है। इतने दिनों तक आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी आत्मा तुम लोगों को यहाँ पर सही सलामत छोड़कर चली गई। सच में वो काफी भला आदमी था। खैर, अब उसके बाद दादाजी कहते हैं कि चलो मैं बकरियों को चराने के लिए ले जाता हूँ, घर के अंदर दाल और चावल बनाकर रखा है, तुम लोग उसे खा लेना। ऐसा कहकर दादाजी बकरियों को और गाय भैंसों को चराने के लिए ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ इस तरफ सेम्भी पानी भरने के लिए आती है, लेकिन उसी जगह पर हम गांव में रहने वाली एक पागल लड़की को देखते हैं। वो पागल लड़की रंगी और छोटी बच्ची के पास आकर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है और उसे देखकर वो दोनों ही डर जाती है। सेम्बी को आवाज लगाने पर सिम्बी वहां पर आकर उस पागल लड़के को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर वो गांव की महिला आकर उसे बताती है कि अरे घबराओ मत, ये लड़की कुछ नहीं करेगी, जन्म से ये लड़की पागल है, इसलिए इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन जंगल में ये हाथियों के सामने खड़ी हो गई थी। हाथी तो पास से चले गए, लेकिन ये बिल्कुल भी डरी नहीं। लगता है फिलहाल इसे भूख लगी है, मैं इसे खाना देती हूँ, तुम लोग घबराओ मत। अब यहाँ दूसरी तरफ हम गांव में दो लड़कों को देखते हैं जो कि अलग अलग जगहों की फोटो खींच रहे थे। अब उन लोगों को उस रास्ते से गुजरता हुआ दादाजी देख लेते हैं और पूछते हैं कि अरे तुम लोग कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर क्या काम करने के लिए आए थे। वो लोग बताते हैं कि हम इस गांव के बारे में रिसर्च करने के लिए आए थे, हमें ये प्रोजेक्ट मिला है, मतलब कि हम इस गांव के ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं।
अब शाम होने को होती है तो दादाजी उन्हें पूछते हैं कि अब रात होने के बाद तुम लोग कहाँ जाओगे। वो दोनों लड़के कहते हैं कि हमें रास्ता पता है, हम चले जाएंगे। लेकिन दादाजी कहते हैं कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है, तुम लोग आज रात यहीं पर रुक जाओ और सुबह होने के बाद चले जाना। तो वो दोनों लड़के दादाजी की बात मानकर वहाँ पर रुकते हैं। रात को हम देखते हैं कि ये लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़का दादाजी से पूछता है कि दादाजी इस गांव में इतने कम घर क्यों है और बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता। दादाजी कहते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर और तूफान आने की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो गया, कुछ लोग तो मारे भी गए। यहाँ पर रहने वाले लोगों का बहुत ही बुरा हाल हुआ था, इसलिए इस गांव में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। फिर वो लड़का पूछता है कि बाकी के लोग तो चले गए, लेकिन आप यहाँ पर कैसे रुके। दादाजी बताते हैं कि हमारे दादाजी परदादाजी यहीं पर रहते थे और हमारी जमीन, गाय भैंसे और बकरियां, उनकी देखभाल कौन करेगा, वो तो सब कुछ यहीं पर है ना, इसलिए जैसा भी हो हम यहीं पर रहते हैं। तभी बाहर एक बकरे के चिल्लाने की आवाज आती है, तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ बकरा क्यों चिल्ला रहा है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं दोनों लड़के बाइक पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। दादाजी से कहते हैं कि हम चलते हैं, फिर कभी लौटेंगे, ऐसा कहकर जाने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद दादाजी गांव के अंदर आते हैं और तैयारी वगैरह करने के बाद यहाँ पर सिम्बी से कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए एक काम से गांव के बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो गांव के एक आदमी के साथ वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद रात को हम देखते हैं कि सिम्बी सो रही थी और तभी अचानक उसे एक अजीब सा सपना आता है। वो अपने सपने में 5 महिलाओं को देखती है जो कि उसके घर से बाहर होते हुए उसे आशीर्वाद देते हुए जा रही थी। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कुछ राक्षस जैसे लोग आते हैं और उन महिलाओं के ऊपर हमला कर देते हैं। उन महिलाओं के हाथ में जो पानी का मटका होता है वो टूट जाता है और तभी यहाँ पर सिम्बी की नींद खुलती है। अब इस सपने का कुछ मतलब सिम्बी को समझ नहीं आता। अब सुबह हो जाती है और सिम्बी अपनी बेटी और उस बच्ची के साथ उन लोगों को लेकर कपड़े धोने के लिए एक जगह पर जाती है। उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर रंगी और वो छोटी बच्ची खेल रहे थे। अब यहाँ पर बर्तन में पानी भरने के थोड़ी देर बाद सिम्बी रंगी को आवाज देती है कि तुम लोग कहाँ पर हो, ज्यादा दूर मत जाना। लेकिन उसे उन लोगों की कोई आवाज नहीं आती। अब सिम्बी आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर रंगी और वो बच्ची मौजूद नहीं थी। वो दोनों उसे कहीं पर दिखाई नहीं देते, जिससे कि वो घबरा जाती है। सोचने लगती है कि ये दोनों कहाँ पर चले गई। अब थोड़ा जंगल के अंदर जाकर वो उन लोगों को ढूंढने लगती है, उनका नाम लेकर पुकारने लगती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो बच्ची दिखाई देने पर वो उसे तुरंत ही उठा लेती है। फिर आसपास रंगी को भी ढूंढने लगती है। अब वहाँ पर एक बहुत ही पुराना घर होता है, उसके अंदर देखने पर भी वो उसे नहीं मिलती। अब और थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ चिल्लाने की आवाज आती है। तभी यहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी रंगी के ऊपर जबरदस्ती कर रहा था। वो तुरंत ही उसके पास जाती है, उस आदमी को दूर करती है, अपनी बेटी को उस बच्ची को लेकर भागने के लिए कहती है। और अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सिम्बी एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस लड़के के सर पर वार करके उसका सर ही फोड़ देती है और उसे जान से ही मार देती है। अब उसके अगले सीन में हम 3 लड़कों को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पर जंगल में रहने वाले 2 गार्ड आते हैं और उन लड़कों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर आने के लिए परमिशन ली थी। इस पहाड़ पर आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने कोई परमिशन नहीं ली, हम यहाँ पर हमारे दोस्त को ढूंढ रहे हैं, वो हमें कहीं मिल नहीं रहा। गार्ड कहते हैं कि इस जंगल के अंदर बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं और तुम लोग ऐसे ही यहाँ पर चले आए, क्या तुम लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर तुम्हारा दोस्त हमें मिल जाएगा तो हम उसे भेज देंगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग यहाँ से इस जंगल से चले जाओ, वरना तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। तो वो लोग अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और दरअसल दोस्तों, सिम्बी ने जिस लड़के को मारा था वो इन्हीं लड़कों का दोस्त था। खैर, अब यहाँ इस तरफ हम सिम्बी को देखते हैं जो कि अपने घर के पास एक जगह पर बैठकर रो रही होती है। उसके दादाजी अपना काम खत्म करके दूसरे गांव से वापस लौटते हैं। उसे ऐसा देखकर उसे पूछते हैं कि बेटी, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है। सिम्बी बताती है कि मैंने अपनी रक्षा के लिए एक आदमी को मार दिया। वो रंगी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे जान से तो मार दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। उसके दादाजी उसे कहते हैं कि तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस तरह से गलत करने वाले लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अब उसी गांव से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक और दूसरा गांव होता है। वहां पर हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि किसी को ढूंढ रहे होते हैं। अब ये लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और इतने में वहां पर पुलिस ऑफिसर आता है। वो यहाँ पर इन लोगों को वार्निंग देने लगता है क्योंकि ये लोग यहाँ जंगल के अंदर जानवरों को मारकर शहर में उन्हें बेचा करते थे। और इनके ग्रुप का एक मुखिया होता है जिसका नाम है मचलगा। उसके आदमी कहते हैं कि यहाँ पर जो भी हमें धमकी देता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता, लेकिन आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। फिर मचलगा उसे शराब पीने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि मुझे नहीं पीनी। लेकिन अब ये सभी लोग उससे घूरने लगते हैं और जबरदस्ती पीने के लिए कहते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद हम उस जंगल के पास एक बूढ़े आदमी को भागते हुए देखते हैं और यही लोग तुरंत ही उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेते हैं।
दरअसल दोस्तों इन लोगों के बारे में पुलिस को इसी बूढ़े आदमी ने बताया था। और अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि शॉकिंगली उन लोगों ने उस पुलिस ऑफिसर को जान से ही मार दिया था। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी तो डर जाता है, क्योंकि अब ये लोग शायद उससे भी मारने वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उस गांव में हर जगह पर किसी को ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे घरों के अंदर जाने पर भी उन लोगों को वहां पर कोई नहीं मिलता, जिससे कि वो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनका लीडर मचल का कहता है कि वो लोग यहीं कहीं आसपास है, हमें उन्हें कैसे भी करके ढूंढना होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ महीने पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर हम सेम्बी को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। वो रंगी को स्कूल से अपने परिवार के पास लेकर जा रही थी। यहाँ इस गांव में सेम्बी अपने भाई सत्या, उसकी पत्नी नीली और अपनी माँ के साथ रहती थी। अब यहाँ पर सेम्बी अपनी भाभी को गाड़ी पर बिठाकर घर की तरफ ले जाती है। अब इसी गांव में हम दूसरी तरफ एक कार गाड़ी को आता हुआ देखते हैं। गांव के एक जगह पर आने के बाद ये लोग गाड़ी रोकते हैं और उस गाड़ी से दो आदमी उतरते हैं, जिसमें से एक आदमी अमीर होता है जिसका नाम होता है सूरी, और दूसरा होता है उसका असिस्टेंट जिसका नाम होता है दास। ये लोग इस गांव में जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए आए होते हैं और सूरी इस जगह पर गांव वालों के लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाना चाहता है, और वो भी मुफ्त में। यहाँ पर ये दोनों सरपंच जी से मुलाकात करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। सरपंच जी उनकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने इसे सोचा, इसलिए आपका धन्यवाद। थोड़े दिन के बाद मैं यहाँ पर तहसीलदार ऑफिस के कुछ लोगों को और गांव के लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत करता हूँ, और फिर आगे का काम कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक ऐसा कहकर सूर्य थोड़ा आगे जाकर उस जगह को देखने लगता है, लेकिन इतने में अचानक उसे क्या हो जाता है पता नहीं। उसे अपने आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिखाई देता है और अचानक ही वो उस जगह पर बेहोश होकर गिर जाता है। सरपंच और उसका असिस्टेंट सूर्य को संभालने की कोशिश करते हैं, और इतने में उस रास्ते से सेम्बी का भाई सत्या भी गुजर रहा होता है। वो उस आदमी को ऐसे हालत में देखकर उसे तुरंत ही उठाकर अपने घर पर लेकर आता है। उसे अपनी माँ को दिखाता है तो सेम्बी की माँ सेम्बी को जंगल से औषधि पेड़ तोड़कर लाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर सेम्बी को पेड़ पौधों की अच्छी जानकारी थी, तो वो तुरंत ही वहाँ पर जाकर उन पेड़ों की जड़ों को लेकर आती है। उससे यहाँ सेम्बी की माँ कुछ दवाई वगैरह बनाकर उस आदमी सूर्य को सुंघाती है और कुछ ही मिनटों में उसे होश आ जाता है। अब ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि भगवान का शुक्र है कि इस आदमी को कुछ नहीं हुआ। अब सेम्बी की माँ वहाँ पर एक टोकरी निकालती है और अपने बेटे सत्या को फूल लाने के लिए कहती है। अब ये सभी लोग एक जगह पर बैठने के बाद वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है और उस टोकरी को देवी मानकर उसे आशीर्वाद देने के लिए कहती है कि देवी, ये इंसान तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया है, इसे जल्दी से ठीक कर दो, इससे आपकी दवाइयों के आशीर्वाद की जरूरत है। फिर वो उन लोगों को उस टोकरी में कुछ पैसे रखने के लिए कहती है और देवी को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों को दिखाया जाता है जिन्हें सेम्बी पीस रही होती है। तो वहीं पर उसका भाई सत्या भी उन जड़ी बूटियों को बर्तन में डालकर उनका एक काढ़ा बना रहा होता है। उसके बाद वो एक तरह का तेल बनाकर उस आदमी के शरीर पर लगाता है और थोड़ी थोड़ी टाइम में उसे वो काढ़ा भी पिलाता है। और फिर सारी दवाइयां लेने के बाद रात भर सूर्य को आराम करने के लिए कहा जाता है। सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग सूर्य को पानी के अंदर नहलाते हैं, और अब इसी तरह से ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ ही दिनों में सूर्य बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दादी के पास आकर उनके पैर पड़ता है। कहता है कि ये बीमारी मुझे पिछले 10 सालों से थी, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसका इलाज नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने तो मुझे बिल्कुल भी ठीक कर दिया, आपने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा कहकर वो उन लोगों को पैसे देने लगता है, लेकिन सेम्बी की माँ और उसका परिवार पैसे लेने से मना कर देते हैं। दादी कहती है कि इन सभी जड़ी बूटियों के बारे में मुझे मेरे पूर्वजों ने बताया था और उन्होंने मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कहा है। इस तरह से बहुत सारे पैसे लेकर मैं इसका व्यापार नहीं करना चाहती, और तो और मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सब कुछ देवी का आशीर्वाद है, उन्होंने ही तुम्हें ठीक किया है। फिर सूर्य सत्या को गले लगाकर कहता है कि तुम लोगों ने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, इसलिए मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूल सकता। इस तरह से उनका शुक्रिया अदा करके ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेम्बी और उसका परिवार इस जगह पर बहुत ही हंसी खुशी जी रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन सेम्बी का भाई सत्या उसे कहता है कि सेम्बी, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, तुम हमारे परिवार के लिए कितना कुछ करती हो, हमारा भी फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखने का। तो सेम्बी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सभी लोग खुश रहो, यही मैं चाहती हूँ, और अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो तुम्हारी पत्नी नीली को खुश रखो, वो बहुत ही सुंदर और अच्छी भाभी है, हम लोगों का कितना ख्याल रखती है। हाँ, मैं तुम लोगों के सामने उसकी तारीफ नहीं करती, लेकिन सच में वो बहुत ही अच्छी है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें वही दूर से ही खेत में काम कर रही उनकी भाभी नीली ये सब कुछ सुन लेती है, और ऐसी बातें सुनकर उसे अच्छा लगता है। अब उनके पास ऐसे बीमारियां ठीक करने के लिए कुछ लोग आने लगते हैं, और दादी भी उन लोगों को दवाएं देकर उन लोगों को ठीक कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीतने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ शहर में हम देखते हैं कि डॉक्टर मेलोडी और डॉक्टर डैनियल ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे।
डॉक्टर मेलोडी कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो डॉक्टर डैनियल उसे कहता है कि हाँ ये सच है, मैंने डॉक्टर सूरी की सारी रिपोर्ट चेक की है, वो तो बिल्कुल भी ठीक हो गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी 10 साल पहले की बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक हो गई, हमें इसके बारे में पता करना होगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर सूरी का चेकअप करने के लिए उसके घर पर 2 लोग आते हैं जो कि पहले से उसका ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन अब सूरी उन्हें कहता है कि अब मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, मुझे किसी टेस्ट, ट्रीटमेंट और दवाइयों की जरूरत नहीं है। अब ये बात सुनकर वो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर सूरी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। अब उसके अगले दिन एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पर ये फॉरेन के सभी डॉक्टर सूरी से मुलाकात करने के लिए आते हैं। डॉक्टर डैनियल कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, आपकी बीमारी कैसे ठीक हो गई, ये देखकर मेरी टीम तो हैरान हो गई है। सूर्य कहता है कि कुछ ने, ये सब कुछ तो जंगल के देवता का आशीर्वाद है, सेम्बी के परिवार वालों ने ही मुझे ठीक किया है। उनके पास अलग ही तरह की दवाइयाँ और लोगों को ठीक करने के तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके लोग आसानी से ठीक हो जाते हैं। अब ये बात सुनने के बाद उन फॉरेनर डॉक्टर के दिमाग में एक बात आती है, मतलब कि एक लालच भरा आइडिया। वो लोग सूर्य से कहते हैं कि देखिए डॉक्टर सूर्य, हम इसका बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम उन सारी दवाइयों के बारे में पता करें और उन दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ा दे तो हम उन दवाइयों को पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम करोड़ों में पैसे छाप सकते हैं। लेकिन सूर्य उन लोगों को कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो बस उस गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाना चाहता जिससे उन लोगों की मदद हो सके, और मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी होने के बाद लोगों को दवाई ढूंढने के लिए जाना चाहिए, ना कि उससे पहले ही बहुत सारी दवाइयां बनाकर रखनी चाहिए। और ये दवाइयां बेचकर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसलिए हमने दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो इसके लिए हमें एक साथ बहुत सारे पेड़ काटने होंगे जिससे उस जंगल की बहुत बड़ी बर्बादी होगी, और बिजनेस चलाने के चक्कर में धीरे धीरे दवाइयों में मिलावट होने लगेगी, और कुछ ही दिनों में ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन जाएगा और लोगों की मदद करने का काम कहीं साइड में ही रह जाएगा, इसलिए मैं ये काम नहीं करने दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, ये अंग्रेज लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। वो लोग सूर्य के असिस्टेंट दास को पैसे देकर अपनी तरफ कर लेते हैं और उस गांव के एरिया का पता करके पहले वहां पर जाकर उस दवाइयों को चोरी करने का प्लान बनाते हैं। तो वो असिस्टेंट दास अपने कुछ लोगों को लेकर वहां पर जाता है, मतलब ऐसे ही बीमारी का बहाना बनाकर। लेकिन फिर उन लोगों को वहां पर वो दवाई और पेड़ पौधे ना मिलने पर अब ये लोग उन लोगों को मारने की ठान लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सत्या और उसकी पत्नी नीली खेत से काम करके घर पर लौटते हैं। वो यहाँ पर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है। सत्या जब अंदर जाकर देखता है तो वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बाहर आता है। उसके पेट पर किसी ने हथियार से वार किया था जिससे कि बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसकी पत्नी नीली ये सब कुछ देखती है और घबरा जाती है। उसे पूछने लगती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, आपको चोट कैसे लग गई। सत्या उसे कहता है कि तुम तुरंत ही यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी वो 2 आदमी वहाँ पर आते हैं और उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। इतने में ही दादी वहाँ पर टोकरी लेकर आ रही थी, वो भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सत्या चिल्लाते हुए उसे कहता है कि माँ, तू तुरंत यहाँ से भाग जा और साथ में सेम्बी को भी ले जा। अब ये बात सुनकर उसकी माँ तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग सत्या और उसकी पत्नी नीली को बहुत ही बुरी तरीके से वार करके जख्मी कर देते हैं। यहाँ पर दादी सेम्बी के पास पहुँचती है और उसे सब कुछ बताती है। कहती है कि चलो हम तुरंत ही यहाँ से भाग चलते हैं, कुछ लोग हमें यहाँ पर मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इतने में ही वो दोनों आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेम्बी उन लोगों का मुकाबला करती है, उन लोगों से लड़ाई करती है और लकड़ी लेकर उन लोगों को मारकर बहुत ही जख्मी कर देती है। फिर वो वापस अपने घर की तरफ आती है और यहाँ पर अपने भाई और भाभी की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ मरने से पहले उसकी भाभी उसे कहती है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना और तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना वो जो कोई भी लोग है वो तुम्हें मारने के लिए फिर से यहाँ पर आएंगे। और अपने भाई और भाभी को मरा हुआ देखकर सेम्बी फुट फुट कर रोने लगती है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आकर उसे संभालती है और बच्चों को लेकर अपने दादाजी के पास दूसरे गांव जाने के लिए कहती है, लेकिन वो खुद उनके साथ नहीं जाती। दरअसल उसकी माँ कुएं में उतरकर उस टोकरी के साथ ही समाधि लेती है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं प्रेजेंट में और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन फॉरेनर लोगों ने सेम्बी को ढूंढने के लिए उस गुंडे मचलगा और उसके लोगों को हायर किया था ताकि ये लोग सेम्बी को पकड़कर उनके पास लेकर आए। तो ये लोग सेम्बी को ढूंढते ढूंढते उसके गांव पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर सेम्बी के दादाजी को ढूंढकर वो उन्हें मार देते हैं। तभी वहाँ पर सेम्बी आती है और अपने दादाजी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो उन लोगों के हाथ पैर जोड़ती है कि हमें छोड़ दो, लेकिन वो लोग उसे मारने पीटने लगते हैं। तो बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से सेम्बी वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि सेम्बी को जब होश आता है तो उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। वो वहाँ पर पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन अब तक वो मचलगा और उसके लोग वहाँ से नहीं गए थे। ये लोग फिर से सेम्बी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अब सेम्बी को समझ में आ जाता है कि इन लोगों से भागकर कोई फायदा नहीं है, ये लोग कैसे भी करके उसे पकड़ लेंगे। इसलिए वो उन लोगों को मारने का फैसला करती है और ठीक उसी तरीके से एक एक करके वो उन लोगों को मारने लगती है। उसे जो कुछ भी हथियार मिलता उसका इस्तेमाल करके वो उन्हें खत्म कर देती। इन लोगों ने उसके परिवार को मारा था, इसलिए उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था और आखिरकार वो उस गैंग के लीडर मचलगा को मारकर अपना बदला पूरा करती है। अब दोस्तों, कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक घर के छत के झरोखे से जो रोशनी आती है उसमें सेम्बी को अपने परिवार की आत्माएं नजर आती है।
वो उसे खुश रहने के लिए कहती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और इसी तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।